शाम ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे सीएम धामी। मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की कामना। कथावाचक जया किशोरी भी रही मौजूद। राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित। आईआईटी रुड़की को मिली इस साल की रनिंग ट्रॉफी। हरिद्वार के रिहायशी इलाके बने वन्य जीवों का अड्डा। अचानक कॉलोनी में घुसा हाथी। हाथी का सामने बेखौफ घूमता नजर आया नशेड़ी। वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में जन संगठनों का यूसीसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान है। प्रदेश भर से देहरादून में जुटे जन संगठनों ने ऐलान किया है 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना होगा। यूसीसी को रद्द करने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूसीसी के खिलाफ धरना देखने को मिल सकता है। 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यूसीसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने की जन संगठनों ने मुहिम शुरू कर दी है। ऐलान किया है, जन संगठनों ने इकट्ठा होकर यूसीसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तराखंड से जुड़ी है, जहां यूसीसी से जुड़ी है, जिसको लेकर लगातार सियासत होती दिखाई दे रही है। अब एक बार फिर माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर में देहरादून में जन संगठनों ने इसका ऐलान किया है। 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना होगा, इस बात का ऐलान किया गया है। इसी के साथ यूसीसी को रद्द करने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूसीसी के खिलाफ अब जन संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 11 से 14 अप्रैल तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है, ऐलान करने की बात कही है। प्रदेश भर से देहरादून में जुटे जन संगठनों ने ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, अब यूसीसी को लेकर एक बार फिर से प्रदेश का माहौल गर्माता नजर आ रहा है। जन संगठनों ने ऐलान किया है धरने का, हस्ताक्षर अभियान का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, तो ये आपको बता दूं कि उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। 42 दिन भले ही इसको लागू हुए हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो संगठन है, विपक्ष है, उसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रदेश भर से देहरादून में जुटे संगठनों ने, जन संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल चौक स्थित खुशीराम लाइब्रेरी में एक बैठक की गई थी, जिसमें 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना देने की बात कही गई है। वहां पर जो तय कार्यक्रम किया गया है, 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान भी इसके विरोध में चलाया जाएगा। जगह जगह लोगों से इसके विरोध में हस्ताक्षर कराए जाएंगे। यूसीसी को रद्द करने की मांग को लेकर के जम सभाएं भी की जाएंगी। देखो, देखा जाए तो उसमें देखिए, उत्तराखंड महिला मंच की बात हो, चाहे फिर समाजवादी लोक मंच की बात हो, या समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे चेतना आंदोलन की बात हो, तो तमाम करीब 9 से 10 संगठन इसमें हैं के लोग हैं जो लगातार इस कार्य को करेंगे। और अब इसकी शुरुआत जो है 11 से 14 तारीख में की जा रही है। देखिए, जिस तरह से यूसीसी को लेकर के लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है, तो वही जो है, चाहे विपक्ष की बात हो, सड़क से सदन तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसी के बीच जो है यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश में सबसे पहले नागरिक संहिता लागू की गई है इस प्रदेश में, और इसके साथ ही महिला सुरक्षा का विशेष प्रावधान इसमें लाया गया है। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप को भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन हम कानून के प्रावधान इसलिए किया है क्योंकि आने वाले समय में युवाओं की जानकारी उनके माता पिता और प्रशासन के पास रहे। तो देखिए, बिल्कुल सरकार जो है वो चाहती है कि इन प्रावधानों के तहत जो है उनको तमाम जानकारियां हो, लेकिन इसका दूसरे वे में ले जाकर, दूसरे तौर पर ले जाकर के लोगों को भ्रम फैलाकर उनको इस तरह से इसके विरोध में खड़ा करने की प्रयास जो है विपक्ष कहीं ना कहीं करता नजर आ रहा है। जी योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष अब लगातार आंदोलन करने वाला है, जन संगठन जुड़कर अब जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और इस कानून में जो लिव इन का प्रावधान रखा गया है उसके लिए उनको जानकारी देंगे कि ये गलत है, क्योंकि उनकी तरफ से कि ये गलत कहा गया है, तो उन्होंने ये बोला है कि विरोध किया गया है हमेशा इसका। लेकिन सरकार जो इसकी खूबियां बताती आई है कि ये लड़कियों को सुरक्षा बढ़ाएगा, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी ही योजना बनाई गई है कि ऐसी कोई तैयारी की गई है कि वो जनता के बीच में जाए और जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करे? देखिए, इसमें दो तौर पर देखा जाए तो पहला विपक्ष का तौर देखा जाए तो विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। जन संगठन भी अब इसका विरोध करना शुरू हो गए हैं।
लगातार तमाम जो विपक्ष के ये लोग हैं वो इकट्ठा होकर इसके लिए जनता के बीच जाकर उनको इसके बारे में बताकर उनसे हस्ताक्षर फॉर्म भरवाकर इसका विरोध चाहते हैं कि विरोध हो और इसको जो है वापस रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अभी जो है भाजपा संगठन ने भू कानून और यूसीसी दोनों को लेकर उनकी खूबियों को लेकर जनता के बीच जाकर उनकी खूबियां बताने के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, विधानसभा प्रभारी हो, विधानसभा विधायक हो, तो तमाम लोगों को इसके लिए कार्यक्रम कहा गया है कि छोटे छोटे बूथ स्तर पर अपने अपने मंडल स्तर पर कार्यक्रम करिए और जनता को जोड़कर वहां पर इनकी खूबियां बताइए। इससे होगा क्या कि इससे ये उनका प्रावधान ये लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जहां एक वो विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है तो वही सरकार चाहती है कि वो उनको खूबियां बताएं और खूबियां बताकर ये कोशिश करे कि जो जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वैसा मकसद नहीं है। सरकार इसका प्रावधान इसलिए लाना चाहती है ताकि जो पूर्व में दिल्ली जैसी भयानक घटनाएं हुई है वो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में ना देखने को मिले। तो बिल्कुल किसी को लेकर ये प्रावधान लाना चाह रहा है। तो एक तो विपक्ष जहाँ इसका विरोध कर रहा है, इसको लेकर के जनता को इसके बारे में बताना चाहता है, इसकी खामियां बताना चाहता है, तो वही सत्ता दल इसकी खूबियां बताना चाहता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में गंगा आरती कर पूजा अर्चना की। उन्होंने गंगा मां से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम ने परमार्थ निकेतन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ भी किया। उन्होंने 50 से ज्यादा देशों और भारत के कई राज्यों से आए योग प्रेमियों का स्वागत किया। वहीं सीएम ने कहा कि किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए देवभूमि से बढ़कर पवित्र कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने नरेंद्र नगर में आयोजित G20 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान दुनिया के तमाम देशों से आए मेहमान देवभूमि के आध्यात्म और योग का अनुभव साथ लेकर गए थे। योग नगरी ऋषिकेश ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी, रंगोली समेत अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। वसंतोत्सव 2025 में इस साल की चल वैजयंती रनिंग ट्रॉफी IIT रुड़की को मिली। बीते साल ये ट्रॉफी ONGC को मिली थी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर वसंत के इस उत्सव को जन जन का उत्सव बनाया है। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में राजभवन के चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था, जिसमें लगभग 2,70,000 लोगों ने वसंतोत्सव में प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषकों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने वसंतोत्सव को विशेष बनाया है। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अभी विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, DG का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड स्थित जजी कोर्ट के बाहर रविवार को दिन दहाड़े एक युवक के सिर पर बदमाश ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद हुई लड़ाई में कोई विवाद में बदमाश ने युवक के सिर पर गोली मार दी। गोली लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक गोलीकांड हुआ है जिसमें कि एक हनी प्रजापति नाम को व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो भी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी ICU में भर्ती है और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है, जो फरार है।
पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट करेंगे। देखिए, ये अचानक सडन प्रोवोकेशन में कोई घटना हुई है और इस तरह की घटनाएं में इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है, और लेकिन इसके बाद जो तुरंत एक्शन हुआ है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और घायल को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो फरार है उसके लिए दबिश दी जा रही है और जल्द हम उसे अरेस्ट करेंगे। लड़का मेरा भांजा है, उसका नाम हनी है, मेरी दुकान पे काम करता है। एक गाड़ी में शीशा चिपकाकर 10 मिनट के लिए बैठा था। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम विशाल है, वो उसको लेके जाता है। दोनों मोबाइल पर मैच देख रहे थे। इतने में एक गाड़ी आती है जिसका नाम सुमित बाली, जिसकी सुमित बाली की गाड़ी आती है। उसमें से वो तमंचा निकालता है और वो लोड करता है, लोड करके उसको मारता है। तो वो ना मर के क्या नाम है, दूसरे को गोली लगती है, ठीक है। और जब उसे गोली लगती है फिर लोड करता है उसको मारने के लिए। इतने में लड़का मेरे पास भाग के आता है बहुत तेज़ी से और गोली लग गई, गोली लग गई। हम लोग पूरी मार्केट वाले वहाँ भागते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और सब इधर उधर होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। हम लोग को पता चलता है कि कृष्णा हॉस्पिटल में यहाँ लेके आए हुए। हम लोग सब यहाँ पर मतलब पहुँचे तो देखा कि उसको गोली लगी हुई है और बिल्कुल आर पार हुई हुई है। मारने वाला सुमित बिष्ट है और उसका भाई सन्नी है और एक मनीष घंटा है और एक रिंकू है। ये आए ऊपर से कार्डन से लोग आ रहे थे। हन्नी अपना शीशा, गाड़ी का शीशा चिपका के क्या कहते हैं लटवाल जी की दुकान के पास गया और ये सुमित बिष्ट ने कहा, गाड़ी से उतरते कहा भाई 1000 रुपये दे, शराब पीनी है। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उतने में इसकी हाथापाई हुई। हाथापाई निकालने के बाद उसमें घूसों से मारने के बाद इन्हें सामान निकाला, एकदम गोली मार दी। कैसी हालत है उसकी? हालत बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस हालत है और हमें जल्दी से जल्दी ये गिरफ्तार हो, ना तो ये हमारा आ गया तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, हल्द्वानी में दिन दहाड़े एक युवक के सिर पर गोली मार दी है, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ इसमें पुलिस कार्रवाई करती दिखाई दे रही है? देखिए, बताना चाहूंगा ये पुलिस की बड़ी लापरवाही का आज जो सामने नजारा देखने को मिला है। ये जो सुमित बिष्ट नामक व्यक्ति है, इसने एक जो कार पेंटिंग का काम करता था उसमें दिन दहाड़े गोली मार दी, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और जहां निजी चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है। वही मामला बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश बताई जा रही है। सुमित बिष्ट की जो रंजिश थी एक विशाल नामक युवक से थी। ये विशाल को मारने आया था। ये लोग इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच कल चल रहा था उसको देख रहे थे, लेकिन जो जैसे ही विशाल को इसने गोली मारी तो विशाल नीचे झुक गया और गोली जो है सीधे हनी के जो सर में लगी और आर पार होकर निकल गई, जहां आनंद फानंद में उसे निजी चिकित्सालय भर्ती कराया गया। वहीं विशाल का कहना था कि मेरे द्वारा पुलिस को पहले भी तहरीर दी गई थी, शिकायती पत्र दिया गया था सुमित के खिलाफ कि चुनावी रंजिश के चलते इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो इससे साफ होता है कि पुलिस की लापरवाही के कारण आज ये बड़ा हादसा हो गया। अगर सुमित बिष्ट के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं हो पाता। फिलहाल जो युवक है उसकी हालत बहुत ही नाजुक बता रखी है। डॉक्टरों का कहना है कि 24 घंटे का टाइम दिया था। अब देखने वाली बात है क्या उसके स्थिति के साथ ही, लेकिन बताया जा रहा है कि ये परिवार में अकेला लड़का था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जी, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के सिनियारी के पास पिथौरागढ़ डिपो की बस सड़क पर पलट गई, जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को किसी तरह रोडवेज बस से बाहर निकाला गया। हादसे में यात्री मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि बस काफी स्पीड में थी, जिसके चलते ड्राइवर बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और काफी सारे यात्री घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा घटना आज सुबह तड़के की है। जो दिल्ली से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे एक रोडवेज की बस जो चंपावत में सिन्यारी नामक स्थान है तो टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग में अनियंत्रित होकर पलट गई। जो चालक है चंद्र सिंह, उसने और यात्रियों ने बताया कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, जिस वजह से बस अनियंत्रित हो गई और जिस वजह से जो है बचाने के चक्कर में बस सड़क पर पलट गई। तो वहीं जो एजीएम है टनकपुर गौतम, उन्होंने कहा कि बस अत्यधिक स्पीड में थी, जिस कारण जो है हादसा हुआ। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने यात्रियों को निकाला और दूसरी बस से उन्हें पिथौरागढ़ जो भेज दिया गया। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। अगर बस खाई में गिरती तो शायद आज काफी जान माल का नुकसान होता था। और बताया जा रहा है कि बस जो है काफी पुरानी थी और अपना समय पूरा कर चुकी थी। जी प्रिया। जी, धन्यवाद लक्ष्मण जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर रामलीला मैदान में होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं महोत्सव के पहले दिन बिसुंग, खेती खान, 3 गांव सुई के होलियारों के साथ फोर्ती और ठाणा डूंगा की महिला होलियारों ने कुमाऊनी खड़ी होली का शानदार गायन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही विजुंग के ढोल वादकों की धमक का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। अच्छाइयों को कैसे इस समाज में लाएं, यह इस कल्पना के साथ इस होली का त्यौहार मनाया जाता है। मैं इस होली के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को, विशेषकर लोहाघाट के नगरवासियों को और अपनी विधानसभा के क्षेत्र देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि हम व्यसनों से रहित होकर इस होली का महोत्सव करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। कि तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये जो कार्य करते हैं ये अपने मन से नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा इन पर ऐसी है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, आप देवीधार को ही देखिए, वो देवीधार जहाँ पर 10 आदमी नहीं होते थे, वहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोगों की संख्या वहाँ पर रहती है। उन्हीं उसी माँ की कृपा से उनको एक प्रेरणा ऐसी मिली है कि ऐसे शुभ कार्य उनके द्वारा होते हैं। यह हमारे लिए एक समाज के लिए सीख होनी चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता भी होती है और ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छी सीख मिलती है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी को कि जो आज के समय में व्यसनों से रहित होकर ऐसे उत्सवों का जो कर देते हैं, कार्यक्रम कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र सम्मानित अध्यक्ष जी और उनके कमेटी के सभी सम्मानित हमारे सदस्य। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 2013 से लेकर 2025 हम 13 महोत्सव पर हम लोग प्रवेश करने आ रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ साथ पूरी होली की टीम को, जो ग्राम सभा से पूरे जनपद से अलग अलग टीमें यहाँ पर आती हैं, मातृशक्ति और पुरुषी टीम, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जनता का, जिनके सहयोग से हम 13 वर्ष बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े हैं। हमारा उद्देश्य था विलुप्त हो रही हमारी खड़ी होली, जो विलुप्ति के कगार में थी, आज पुनः जीवित हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ होली में जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, नौजवानों को जगाना, मातृशक्ति को आगे लाना, नशे से दूर रहें, युवा आने वाले भविष्य में जिम्मेदारी को संभालें। और मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़ के जो भागीदारी की है, वो आपको होली रंग महोत्सव लोहाघाट में देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक हम बच्चों को और नौजवानों को इसमें जोड़ेंगे और नशे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये उद्देश्य होली रंग महोत्सव काली गाँव लोहाघाट जनपद चंपावत का। जो हमारी होली है, ये श्री रामलीला होली कमेटी विसंग करके पूरे 20 गांव के इसमें प्रतिभाग करते हैं और इसमें बुजुर्ग से लेकर युवा, अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ के जो एक बुजुर्ग जो आगे का जो कदम होगा, वो पीछे का भी वही कदम होगा। सुर लय ताल एक जैसा होगा। ढोल वादकों को आप देखना, अलग ही रंगत होगी इसकी। जो हमारी विसंग की होली है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हम जब होलियाँ होती थी, केवल दिन में केवल एक बार खाने के लिए आते थे, यानी सुबह 9 बजे निकलना और देर रात 12 बजे आना। केवल एक टाइम खाने के लिए आते थे, इतना मगन रहते थे वो, खुद ही ढोल मोड़ना, खुद ही ढोल बनाना। तो ये सारे उनके मतलब वही हम लोगों ने उसी पर पार्टी को हम लोग आगे को चला रहे हैं। तो इसलिए हमारी होली आज भी बहुत भिन्न जगहों में प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल देरी है, जब से ये ऐसे महोत्सव चले हैं इनके माध्यम से तो आप लोगों में बहुत जागृति आ गई है। जगह जगह लोग अपने पहले सीधे ऐसे अन्य कपड़ों में आते थे, तो आज जो होली की जो पारंपरिक जो परिधान है, कुर्ता पैजामा टोपी, उसमें आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है और लोग पुनः अपनी संस्कृति की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी सर आज करने जा रहे हैं, आज हम लोग लौटा दो तुम उनकी सिया, रघुवर से बैर करो ने पिया, एक गाएंगे और बाकी ठाकुर मिलने आए अगर हमारे पास समय हुआ तो। गदरपुर के एक बारात घर में पार्वती उत्थान समिति की ओर से खड़ी होली का आयोजन किया गया। इस मौके पर गीत पपोला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि पर्वतीय समाज के लोगों ने एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पहाड़ की संस्कृति के अनुसार होली गायन हुआ है। वहीं मनोज कांडपाल शिक्षक ने कहा कि इस आयोजन में क्षेत्र के सभी लोग पहुंचे हैं। इस तरह से हम अपनी पीढ़ी को होली से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं
के चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को इस होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि पर्वतीय अंचल में होली का कार्यक्रम बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और जो खड़ी होली गायन का कार्यक्रम है एकादशी के दिन से शुरुआत हो जाती है। तो इस शुभ अवसर पर हमने गदरपुर में आज खड़ी गायन होली का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की है। विशेष रूप से हमने अपनी संस्कृति की झलक को दिखाने के लिए हल्द्वानी से टीम का प्रबंध किया था, जो टीम यहाँ पे आकर के प्रदेश संपर्क में या पहाड़ों में किस प्रकार से होली गाई जाती है उसका विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसमें आप सभी लोगों का, संपूर्ण समाज का बहुत सहयोग हमको मिला। पुनः सबका आभार, सबको बहुत बहुत बधाई। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये भारत का लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट खिताब है। इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप जीता था। वहीं भारत की जीत पर लक्सर में जश्न मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। मैच बहुत महत्वपूर्ण मैच था। भारतवासियों की प्रत्येक की निगाह आज सुबह से ही मैच पर लगी हुई थी। जैसे ही मैच प्रारंभ हुआ, भारतीय टीवी के सामने जमे हुए थे। एक बार भारत की टीम लड़खड़ाती नजर आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपना हौसला बरकरार रखा और अंत में ट्रॉफी जीती। ये भारत के लिए बहुत खुशी का पल है। आज चैंपियन बने हैं और भारत ने दर्शा दिया है कि हम चैंपियन थे और चैंपियन हैं। भाई आज पूरे देश में सभी भारतीय सुबह से टीवी पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। भले ही मैच दुबई में हो रहा, लेकिन जश्न जो भारत में मन रहा था और इसलिए आज ये भारत ने साबित कर दिया कि विश्व में अगर कोई चैंपियन है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम है। भारतीय टीम को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मेरा मानना ये है, जो हमारी भारत की जो टीम है वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 टीम है। हर संतुलन में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, हर क्षेत्र में भारत की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमें कहीं से भी ये नहीं लगा कि कहीं हम आज हार सकते हैं। जीत तय थी। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस दी है। हरिद्वार के सीसीआर सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में जिले के समस्त जिलाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पे बैठक की गई थी हरिद्वार में, और जिस थाने से चारधाम यात्रा का संबंध है उन सबके थानेदार और हमारे सर्कल ऑफिसर सभी को बुलाया गया था और हमने एक विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है, जिसमें ट्रैफिक प्लान, डाइवर्जन, पार्किंग और इनफैक्ट हमने कोशिश की है कि हम जो अलग अलग दस्ते बनाए जाते हैं, जहर कुरान, जेब कतरा और टप्पेबाज, इन सबको पकड़ने के लिए भी दस्ते बनाए जाएंगे। तो हर तरीके से हमने इस पर चर्चा की है। हमने इस पे चेकिंग पॉइंट अभी कितने एग्जैक्ट होंगे उस पर हमारा काम चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सुगम तरीके से उनकी यात्रा हो, इसके लिए हमने काफ़ी कोशिशें की है। और कोशिश ये भी है कि हम डायनेमिक तरीके से उनको वर्चुअल जो बोर्ड होते हैं, हमारे डिजिटल बोर्ड होते हैं, उस पर मैसेज दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साइंस लगाएं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको कुछ दिनों बाद हरिद्वार में दिखेगा भी सही, काफ़ी सारे साइंस, नए नए बड़े बड़े होर्डिंग साइंस वो सब दिखेंगे, जिससे कि आसानी से उनको इन्फॉर्मेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।